नमस्कार दोस्तों। तो मैं 14th में सेकेंड शिफ्ट का जनरल अवेयरनेस का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इसमें भी वैसे रहेंगे 25 क्वेश्चन पार्ट 1, 25 क्वेश्चन पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस का आंसर एक्सप्लेनेशन। अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध डैश थी। अमृता शेरगिल वॉज अ फेमस, सबको पता वो पेंटर थी। अमृता शेरगिल, इन्होंने सिंगर मारा है, पता नहीं, सोच के पहले एक क्वेश्चन क्या तुक्का मारा। आंसर है इसका पेंटर। 102, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार है दक्कन का प्लेटू। इसका भी इन्होंने आंसर गलत मारा है, मालवा। मैं आपको चारों बताता हूँ चारों कैसे है। देखिए, जब इंडिया सबको पता है अफ्रीका के पास था, और मालवा पठार जो है मालवा प्लेटू इस पार्ट ऑफ अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन के साथ में मालवा का प्लेटू था। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जब कोलिजन हुआ, दोनों में लड़े, तो मालवा प्लेटू बना। ओके, तो मालवा प्लेटू उतना ज़्यादा हाइट में नहीं था, उसका कुछ हाइट पहले से था, तो वो आंसर नहीं हुआ। मालवा प्लेटू उसका दिन पे दिन एरोजन होता गया। और देखिए, कभी भी प्लेटू या माउंटेन वही सबसे हाईएस्ट होगा जो सबसे नया होगा। और डकन प्लेटू पूरा वॉल्केनिक प्लेटू है। डकन जो ज्वालामुखी था यहाँ पे नागपुर के आसपास कहीं उसका क्रेटर था, तो उससे जो निकला लावा वो डकन प्लेटू पे एक के ऊपर एक चढ़ता गया, मतलब कई लेयर बने। तो इसके हिसाब से डकन प्लेटू उसका आंसर है। और छोटा नागपुर वह जो ईस्ट में आता है वह भी सबडक्शन से बना है, तो उसका हाइट भी नीचे हो गया। और लद्दाख जो टेथी सी का जो नीचे का एरिया था, जमीन बोलते थे, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हुआ, दोनों आपस में लड़े, तो वह पार्ट ऊपर आ गया। लेकिन वह इतना ऊपर नहीं गया कि सबसे हाईएस्ट हो सके। आपको पता है हाईएस्ट वही होगा जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बनाते जाएगा, सबसे नया होगा वही आंसर होगा, सबसे हाईएस्ट होगा। माउंटेन देख लीजिए, हिमालय, एक के ऊपर एक कितने सारे साइकिल में हिमालय बना, और आज भी हिमालय बन रहा है। हिमालय अभी भी बन रहा है, वो नया है, वो अभी भी हर साल ऐसा माना जाता है कि 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है हिमालय, तो इसलिए हाईएस्ट है। इसी तरह डकन प्लेटू भी हाईएस्ट है क्योंकि वो नया है और एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके लेयर करके बना है डकन प्लेटू। ओके, इसका आंसर है 102 का डी, डक्कन। 103 का देखिए, किसी विधेयक पर निम्नलिखित में से किसके लिए जनमत की आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिसिट्स द पब्लिक ओपिनियन ऑन अ बिल? तो देखिए, रिफरेंडम, रिकॉल, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव। तो देखिए, रिफरेंडम जो होता है वह मत संग्रह होता है, हाँ या ना। जैसे कि आपको एग्जांपल से बताता हूँ, स्कॉटलैंड का हुआ था और ब्रेग्जिट का हुआ था कि ब्रेग्जिट नहीं, ब्रेग्जिट पूरे प्रोसेस को बोला गया मीडिया के द्वारा कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में बने रहना है कि नहीं। उनके पेपर पे था हाँ या ना, वो रिफरेंडम था। और जो लोगों ने बोला वो गवर्नमेंट के लिए इसमें मानना जरूरी रहता है। ऐसा कहीं लिखा नहीं किया, लेकिन एक ऐसा एथिकल प्रेशर, एक नैतिक दबाव रहता है। और जो प्लेबिसाइट होता है कि वह किसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे होता है, कि जैसे कि कोई नए नए देश जब बनते हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो वहाँ की जनता जब प्लेबिसाइट करती है तब वह पता चलता है कि किस तरह के चाहिए, तो वो जनमत संग्रह होता है। और दूसरे एग्जाम्पल से आपको बताऊं कि जब इंडिया पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो असम में एक उस टाइम भारत में सिलहट जिला कर गया था, सिलहट। वहाँ पे प्लेबिसाइट हुआ कि वो सिलहट के लोग कहाँ जाना चाहते हैं। तो सिलहट के लोगों ने उस प्लेबिसाइट में बोला हम बांग्लादेश में, उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो वो लोग ईस्ट पाकिस्तान में गए। तो ऐसे रहता है। तो इसका आंसर है सी, 103 का प्लेबिसाइट।
103 का आंसर है सी, प्लेबिसाइट। 104 देखिए, बायोगैस। बायोगैस किससे बनाई जाती है? अगेन रिपीटिशन, बायोगैस वहाँ पे था। बायोगैस में कौन सी गैस बनती है? मॉर्निंग शिफ्ट में था क्वेश्चन, बायोगैस में कौन सी गैस बनती है? यहाँ पे बायोगैस किससे बनाई जाती है? तो देखिए बायोगैस के ऊपर इसका भी आंसर इनका गलत ही है, ऑक्सीडेशन, जो गलत है आंसर ऑक्सीडेशन। आंसर करेक्ट है फर्मेंटेशन। उस पूरे प्रोसेस में एन एरोबिक, बिना ऑक्सीजन के फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, तो मीथेन गैस फॉर्म होती है और जो कि जलती है। ओके, 104 का आंसर होगा ए, फर्मेंटेशन। 105 का हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस किससे जुड़ी बीमारी है? तो हेपेटाइटिस बी अगर किसी को हो जाए तो बहुत खतरनाक होता है, तो वह लीवर से जुड़ी बीमारी है हेपेटाइटिस। 105 का आंसर है बी। 106 देखिए, क्या ऐसा प्रोग्राम है जो वेब पेजों का निर्वचन एवं प्रदर्शन करता है? अ डैश इज अ प्रोग्राम दैट इंटरप्रेट्स एंड डिस्प्लेस वेब पेजेस, सर्वर, ब्राउज़र, वेबसाइट, डी लिंक। मतलब आंसर है ऑप्शन है डी, लिंक। लेकिन इसमें ऐसा है, सर्वर एक प्रोग्राम नहीं होता, सर्वर एक सिस्टम होता है। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वो भी आंसर नहीं है। लिंक, हाइपर लिंक जैसे होते हैं, वो प्रोग्राम नहीं है कि वो इंटरप्रेटर डिस्प्ले करे वेब पेजेस को। ब्राउज़र, इसका आंसर है ब्राउज़र, बी। 106 का आंसर है बी, ब्राउज़र। ब्राउज़र एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, जैसे ओपेरा, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते थे पहले, अब तो गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं। गूगल क्रोम ऐसे नहीं बना, वो सेटअप प्रोग्राम है। उस सेटअप प्रोग्राम में जब एक वेबसाइट का एड्रेस डाला जाता है, तब वो उस कंटेंट शो करता है वेब पेजेस का। ओके, तो इसका आंसर 106 का होगा बी, ब्राउज़र। 107 देखिए, मिस अर्थ 2016 का ताज जीतने वाली कैथरीन एस्पिन। ये तो सबको पता होगा, सारे लड़कों को पता होगा, आई बिलीव कि इसका आंसर सबने मारा होएगा, और लड़कियों को ही पता होगा, सबको पता होगा कि मिस कैस्पियन उनको बोला गया था, मिस कैथरीन एस्पिन बोला गया था। वह इक्वाडोर की थी। मैंने भी देखा था टीवी शो पे जब उनका फाइनल राउंड चालू था, तो उसका आंसर तो मैं भूल नहीं सकता। 107 का सी, ऑप्शन सी उसका आंसर है, इक्वाडोर। 108 का देखिए, पुरुष एवं महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतराल वाला राज्य कौन सा है? तो लार्जेस्ट गैप इन फीमेल एंड मेल लिटरेसी, ये हो सकता है कि ज़्यादा करके लोगों ने अपने कॉमन सेंस का यूज़ किया होगा। इसका आंसर है राजस्थान। वहाँ पे 52% फीमेल लिटरेसी है और 79.19 समथिंग मेल लिटरेसी है, जो कि अराउंड 27% का गैप आता है। और बाकी सब देखिए, केरल हो ही नहीं सकता, केरल ऑप्शन आंसर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन दोनों में लगभग 10% का गैप है, 69-79 ऐसे है कि 79 मेल एजुकेटेड है, लिटरेट है, और 69 फीमेल। एमपी और यूपी दोनों का इतना ही है। राजस्थान का 52-79 है, 52% फीमेल और 79% मेल। सॉरी, 109 का देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन, मांग का नियम कहता है कि इनकम एंड प्राइसेस राइसेस, डिमांड राइसेस। जी नहीं। प्राइस राइसेस, डिमांड राइजेस। जी नहीं। प्राइस फॉल्स, डिमांड राइजेस। जी नहीं। इनकम, ये लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बोलता कि अगर कीमत कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। किसी किसी चीज़ों की कीमत बहुत कम रहती है, क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। सड़े हुए आम कौन खरीदना चाहेगा भाई? सड़े हुए सामान कौन खरीदना चाहेगा? क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर है डी, इनकम राइजेस, डिमांड राइजेस। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ आपको। 109 डी आंसर कैसे है? 7th पे कमीशन आया। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 क्या बोलता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के पास ज़्यादा पैसा आएगा, उनकी इनकम बढ़ेगी,
तो डिमांड बढ़ने के भी चांस हैं। ओके, आंसर क्लियर। 7th पे कमीशन, नाम सुनते ही सबके अंदर तो एक पैसे को लेके झुरझुरी आई होगी कि अब 20-25 हज़ार वाला 7th पे कमीशन। 20-25 हज़ार इसमें आएंगे कुछ MTS में, उसी के आसपास आते हैं, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, अब बढ़ गए सबकी सैलरी। तो इसका आंसर है 109 का डी। 110 110 का देखिए, गर्म लोहे के धातु कर्म में धीमे एवं समशीतन को क्या कहते हैं? स्लो एंड यूनिफॉर्म कूलिंग ऑफ हॉट आयरन इन इट्स मेटलर्जी इज नोन एज, उसका क्वेंचिंग बोलते हैं प्रोसेस। देखिए, अगर एक झटके में उसको ठंडा कर देंगे तो लोहे में वो मजबूती नहीं आती, वो बोलते भंगुर हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा वो, इसलिए उसको स्लो और धीरे धीरे ठंडा करते हैं, उसको प्रोसेस बोलते हैं क्वेंचिंग। इसका आंसर होगा 110 का सी। 111 देखिए, फ्रेटर्निटी मीन्स, ये शायद रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन था। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पे उसके जो प्रस्तावना है, उद्देश्य प्रस्ताव नहीं, जो प्रस्तावना है प्रियम्बल, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके पहले मॉर्निंग शिफ्ट में सोवरेनिटी पूछा था, इसमें फ्रेटर्निटी पूछा है, 30 अप्रैल वाले में भी था समथिंग ऐसे। तो देखिए इसका होता है स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है 30 अप्रैल का। एक बार आप लोग चेक करना 30 अप्रैल का सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन से देखिए क्वेश्चन मिलता है क्या। मुझे लग रहा है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है 30 अप्रैल से। 111 का आंसर है डी, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। 112 देखिए, पल्लव डायनेस्टी हैड देयर कैपिटल एट, देखिए ये मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा था कांचीपुरम मंदिर किस राजा ने बनवाया था, तो उसका अगर आपको पढ़ा होगा आपने तो उससे ये भी सॉल्व होता है, पल्लव थे, पल्लव ने अपनी कांचीपुरम में बनवाया था मंदिर, कैलाश मंदिर, तो उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? डेफिनेटली कांचीपुरम में होगा। आंसर है सी, आंसर है ए कांचीपुरम। 112 का आंसर है ये ए कांचीपुरम, पल्लव ने अपनी राजधानी कांचीपुरम में बनाई थी। 113 देखें, भारत ने अप्रैल 2016 में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ किए? ये एक टेक्निकल सवाल है। देखिए, घोषणा पत्र पे सहमति भारत ने पेरिस में जताई थी। उस टाइम पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर यूएन में गए थे, वहाँ यूएन जो जनरल असेंबली के चेयरमैन थे उन्होंने सब देशों की मीटिंग बुलाई थी, सब देशों ने उस पर साइन किया था। अब यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग न्यूयॉर्क में बुलाई जाएगी, भारत ने न्यूयॉर्क में साइन किया था। 113 का आंसर है सी न्यूयॉर्क। और हाँ, आगे आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि भारत ने उसको मान्यता कब दी और कहाँ दी? तो मान्यता 2 अक्टूबर 2016 को न्यू दिल्ली में दी थी। ओके, तो 3 प्लेस मिल गए, पेरिस, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। और ये पूछता है कि भारत ने उसको मान्यता कब दी, पेरिस घोषणा पत्र को, या फिर कहाँ दी, तो आंसर होता है न्यू दिल्ली। तो 113 का आंसर है सी न्यूयॉर्क। 114 देखिए, नेकचंद सैनी फेमस थे, बहुत ही करिश्माई आदमी थे ये, कि कचरे को लोग फेंक देते, कचरे से इन्होंने गार्डन बना दिया, उसको बोलते हैं रॉक गार्डन। नेकचंद सैनी का नाम निखिल किस बाग से जुड़ा है? तो रॉक गार्डन चंडीगढ़। 114 का आंसर बी। 115 देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? इसका आंसर है बलबन। डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई एक्सप्लेनेशन इसमें बनता ही नहीं कि हाँ बलबन बहुत कठोर था, ये बनता है। उस बलबन के बारे में बात कर सकते हो, बहुत कठोर था। पाबोस और दोस्त ने प्रथाएं चालू की थी, पाबोस और एक नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी फारसी नाम है। और बलबन कठोर तो था बस। 115 का आंसर है सी। 116 कांग्रेस ऑफ वियना का आयोजन किया, किसने किया भाई? बिस्मार्क, मुसोलिनी, मेटरनिक, नेपोलियन बोनापार्ट। तो अब मुसोलिनी तो निकाल दो, मुसोलिनी कहाँ यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया था, हिटलर का दोस्त मुसोलिनी। अब बिस्मार्क, मेटरनिक और नेपोलियन है, तो नेपोलियन से इस टाइम झगड़ा तो चालू था,
लेकिन बिस्मार्क भी उस टाइम नहीं आया था। तो बिस्मार्क शायद उस टाइम पैदा भी न हुआ हो जब 1815 की बात हो रही है, क्योंकि बिस्मार्क के वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1915 में। 100 साल किसी की लाइफ उस टाइम होती ही नहीं थी और आज भी नहीं होती है। तो बिस्मार्क भी ऑप्शन निकाल दीजिए। तो इसका आंसर है मेटरनिख। 116 का आंसर है मेटरनिख। देखिए, आप कुछ क्वेश्चन के आंसर ना कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि ये कब कब आपने इनके बारे में सुना है। बिस्मार्क हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सुना, मुसोलिनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सुना, और ये बात हो रही उन सबसे भी 100 साल पहले की। तो नेपोलियन और मेटरनिख, इन्हीं दोनों से आंसर बनता है। आप अगर कुछ बिटवीन तो दो कन्फ्यूजन हो तो आंसर मार सकते हैं। तो कांग्रेस ऑफ वियना ऑप्शन सी 116 मेटरनिख ने बुलाई थी वो मीटिंग, उसका प्रेसिडेंट मेटरनिख था। 116 का ऑप्शन आंसर है सी। 117 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में व्यवहार जैव ईंधन के रूप में इथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इथेनॉल इज अ वायबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन, वीट, पोटैटो, राइस। नहीं मिलता इनसे इथेनॉल, इथेनॉल शुगर केन से मिलता है। 118 देखिए, बुलंद दरवाज़ा किस किले में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा यूपी वालों सबने इसका आंसर करेक्ट ही मारा रहेगा, बाकियों ने भी मारा रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ बाकियों ने भी मारा रहेगा। फतेहपुर सीकरी यूपी में है, तो मैंने यूपी का नाम इसलिए लिया कि फतेहपुर सीकरी यूपी में है, उनको ज़्यादा पता होगा। तो देखिए, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया क्यों था। गुजरात जीत के आया था, तो गुजरात विजय के खुशी में उसने ऐसा दरवाज़ा बनाया जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचा हो। उस टाइम वही सबसे ज़्यादा ऊंचा था, सबसे बड़ा था, उस दरवाजे से उसने प्रवेश किया था। आंसर है फतेहपुर सीकरी। 118 का सी, फतेहपुर सीकरी। 119 देखिए, दूर की वस्तुएं किसकी मदद से देखी जा सकती हैं। आंसर डायरेक्ट टेलीस्कोप। बाकी के बारे में बात कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप हम लोग छोटे से छोटा सामान देखने में यूज़ करते हैं। क्रोनोमीटर छोटी से छोटी चीज़ मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफी में यूज होता है। 120 का देखिए, कौन सा देश अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। भारत। भारतीयों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा ये एक अवसर माना जा सकता है फुटबॉल के लिए, कि फुटबॉल के रिवाइवल के लिए एक टिकट है। अगर भारत इसको अच्छे से यूज़ कर लिया, हो सकता है भारत के फुटबॉल स्पोर्ट्स में बहुत सुधार आए। 120 का आंसर है सी। 121, जब सभी निवेश दुगने हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप निर्गत भी दुगने हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि, देखिए इसको सिंपल होने बताओ क्वेश्चन को। इनपुट डबल कर दिया, इन्वेस्ट आपने डबल कर दिया, आउटपुट भी डबल हो गया। इनपुट डबल, आउटपुट डबल, रेशियो क्या हुआ। रेशियो तो सेम रहा ना। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया, सपोज पहले आप 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 200 रुपये कमाते थे, बाद में आप 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 400 रुपये कमा रहे हैं। प्रॉफिट तो आपका जो रेशियो प्रॉफिट है वही हुआ ना। देखते हैं आगे, इसमें क्या है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जी नहीं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, हाँ ये हो सकता है। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये कांस्टेंट है, मतलब आपके जो रेशियो है तो सेम रहा ना। आप जितना ज़्यादा लगाओगे उतना प्रॉफिट कमाओगे और रेशियो वही रहेगा, कांस्टेंट रिटर्न टू सेल। 121 का आंसर है बी। 122 देखिए, दो गैसीय अणु क्या होने पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। देखिए, प्रतिक्रिया करने के लिए, कोई भी रिएक्शन करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है। एक्टिवेशन एनर्जी के सिवा भी कुछ चाहिए, उनका ओरिएंटेशन। अगर ओरिएंटेशन ही उनका सही ना, उनका कोलाइड ना हो, तब कैसे वो रिएक्ट करेंगे। तो इसका आंसर है डी, 122 का डी। यहाँ पे अगर एक्टिवेशन एनर्जी होता ना ए में, तो वो आंसर हो सकता था, लेकिन खाली वहाँ पे एनर्जी दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दिया है, तो इसलिए उससे ज़्यादा बेटर आंसर होगा डी, ओरिएंटेशन। 122 का डी, ओरिएंटेशन आंसर। 123 का देखिए,
नीति आयोग, वापस नीति आयोग रिपीट हुआ। उस टाइम मॉर्निंग स्पिन ने पूछा था नीति आयोग किसको रिप्लेस करके बना था, इसने पूछा नीति आयोग का वाइस चेयरमैन कौन है, तो उसके अरविंद पनगड़िया जी वाइस चेयरमैन हैं, आप याद कर लीजिए। उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पूछ सकता है, और किसको रिप्लेस करके बना था वो तो पूछ ही लिया है। 124 देखिए, हिमालय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो देखिए हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट, आपको मैं बताऊं 30 अप्रैल को ये क्वेश्चन पूछा था, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, उसका आंसर था देहरादून। इसका आंसर हिमालय वन अनुसंधान केंद्र, ये मुझे शायद देखना पड़ेगा, ये मैं भी कंफ्यूज हो गया कि शिमला है या देहरादून ही है। फिलहाल मेरे हिसाब से शिमला होगा, क्योंकि वो हिमालय के काफ़ी नज़दीक है, और देहरादून तो वैली में बना है, मतलब वैली में बसा हुआ शहर है। फिर भी इसका आंसर मैं देखता हूँ, आप लोग भी इसको देखिए। 124 का यही एक क्वेश्चन जिसने मेरे को कन्फ्यूज कर दिया, बट फिर भी हिमालय वन अनुसंधान केंद्र, इसका आप देहरादून के साथ ही जाइए। इसको आप शिमला छोड़ के देहरादून के साथ ही जाइए, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वहीं पे है, तो हो सकता है ज़्यादा पॉसिबिलिटी वहीं पे हो। ओके, फिर भी आप एक बार आंसर चेक कर लीजिए। 124 का आंसर देहरादून, ए, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ए आंसर देहरादून। अगर कोई चेंजेस रहेगा तो मैं आगे नीचे कमेंट कर दूंगा। 125 देखिए, भूरा वलय परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, नाइट्रेट का पता लगाने के लिए वो टेस्ट किया जाता है भूरा रिंग। ओके, तो 125 का आंसर डी, नाइट्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये पार्ट 1 हो गया 25 क्वेश्चन। बाकी के 25 क्वेश्चन थोड़ा मैं पानी वानी पीता हूँ, आप लोग भी पानी वानी पी के आराम से देखिएगा, दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 14th में सेकेंड शिफ्ट के। तो अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे नीचे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।